हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ये पढ़ा था और उसके बाद हमने प्रीएम्बल कि प्रीएम्बल क्या होता है वो भी पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको उसके सारे के सारे जो भी हमारी विजन थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की वो सब अच्छे से बताया था लास्ट वीडियो में। और जब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो मैंने उसमें बताया था जस्ट लाइक हमारी एक बुक में यूनिट होती है, ठीक है, और फिर उसके अंदर चैप्टर होते हैं, जैसे यूनिट 1 में चैप्टर 1 चैप्टर 2 एंड फिर यूनिट 2 में से चैप्टर 3 चैप्टर 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पार्ट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स होते हैं और फिर हर पार्ट जो है आगे किस में बटा होता है, आर्टिकल्स में बटा होता है। आर्टिकल्स में बटा होता है। इसके सिवा जैसे कि आपने कई सारे उसमें देखा है अपेंडिक्स होते हैं, एनेक्चर होते हैं, ऐसे ही फिर कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल्स भी हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होते हैं। उसमें अपेंडिक्स भी हैं, कुछ एनेक्चर्स भी होते हैं, तो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया था, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ लिया, व्हाट इज प्रीएम्बल, इट इज अ काइंड ऑफ प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसका पार्ट 1 बिल्कुल सिस्टमैटिकली चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जब हम करेंगे शुरुआत तो हम बिल्कुल बेसिक्स करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब हम फिर जितना हर एक चीज में रहता जाएगा फिर वो दोबारा करेंगे एंड यू विल लव द सब्जेक्ट, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। आज हम शुरू करते हैं पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, लेट मी मेक इट ग्रीन। ऑल राइट, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि क्या कहता है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बेसिकली वो डिफाइन कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा बता रहा है इंडिया में है क्या क्या, ठीक है। तो इस पार्ट में 4 आर्टिकल आते हैं, ठीक है, आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। फिर जब पार्ट 2 शुरू होगा तो वहां पे 5 से शुरू हो जाएंगे। इस वाले आर्टिकल में कितने आते हैं, 1 to 4। तो पहले ओवरऑल क्या बता रहे हैं कि आर्टिकल 1 to 4, this part of the constitution lays the foundation of India's structure as a political and geographical identity। कि इंडिया है क्या, ज्योग्राफिकली क्या क्या कवर हो रहा है इंडिया में, ठीक है, क्या क्या चीज उसके मैप में आएगी, और एज अ पॉलिटिकल यूनिटी, एज अ पॉलिटिकल एंटिटी भी उसमें क्या क्या आएगा। तो नाउ विल कम टू आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 1 जिसमें क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। क्या कहता है एग्जैक्टली exactly, ठीक है, वो क्या कहता है वो हम देख लेते हैं इधर। जो पहली बात वो क्या कहता है कि इंडिया जो है दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states, very important, shall be a, India that is भारत shall be a union of states, ये एक important बात है। फिर क्या कहता है, फिर कहती है कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट्स, ये आर्टिकल 1 में ही सारी बातें की जा रही है, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शेल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो हमें जैसे मैंने बताया पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स में बटी हुई है, वो पार्ट्स आगे आर्टिकल में बटे हुए हैं, लेकिन इसके सिवा लास्ट में फिर हमारे पास स्केड्यूल्स भी होते हैं, कुछ अपेंडिक्स होते हैं, कुछ एनेक्सर्स भी हो सकते हैं। तो स्केड्यूल जो पहला स्केड्यूल है, फर्स्ट स्केड्यूल है, उसमें किसकी लिस्ट होगी, यानी कि उसमें लिस्ट किसकी होगी, हमारी सारी स्टेट्स की और यूटीज की। तो आपको पता ही है कि हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज है। वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो और आगे क्या कहते हैं, फिर आगे कहते हैं कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज, क्या क्या, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स तो आएंगी इंडिया में, यूनियन टेरिटरीज भी आएंगी, और सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, अगर बाद में भी हमने कुछ एक्वायर कर लिया, ये इंडिपेंडेंस से मतलब जस्ट पहले हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी 1946 में, 49 में इन्होंने अप्रूव कर दी थी, 50 में हमने इनटू फोर्स आ गई थी कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतने दूरदर्शी थे कि हमें, क्योंकि उस समय हमें पता था कि हमारे जो देश है वो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ है, तो हमें नहीं पता हम उसको पूरी स्टेट, पूरे इंडिया को कैसे एक साथ लेके आएंगे। तो उन्होंने उसी समय डिफाइन कर दिया कि वो स्टेट्स भी जो बाद में हम एक्वायर कर सकते हैं वो भी हमारी इंडिया में, भारत में आएंगी, ठीक है, वो भी हमारे इंडिया में
का पार्ट होंगी। फिर अब इसकी थोड़ी रेलिवेंस देखिए। पहली रेलिवेंस क्या है कि जो टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स है वो उन्होंने क्यों चूज किया इंस्टेड ऑफ फेडरेशन। जैसे कि यूएसए में फेडरेशन वर्ड यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि जो फेडरेशन है, क्योंकि जो इंडिया है वो फेडरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया इज नॉट एन अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। यूएसए में क्या है, जो उसकी स्टेट्स हैं उनके बीच में एक अग्रीमेंट है कि हम एक पूरा का पूरा, इसीलिए तो क्या बोलते हैं उसको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, उनके बीच में एक अग्रीमेंट है, इसीलिए वहां पे सिटीजनशिप हर स्टेट की भी होती है और कंट्री की भी होती है। बट हमारे यहाँ सिर्फ इंडिया की ही सिटीजनशिप होती है कि वी आर इंडियंस। ऐसा नहीं है कि वी आर हरियाणवीज, वी आर मतलब अपने आप में रीजन में हम कह सकते हैं, बट हमें प्रॉपर सिटीजनशिप नहीं है उस चीज की। फिर दूसरी बात, दैट स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड और सेपरेट। ये नहीं है कि कोई भी स्टेट कल को कहे कि जी नहीं, हम तो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते, हम तो जी नीचे की स्टेट का, हम तो जी किसी और कंट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, वेस्ट की स्टेट्स कहें किसी और का, ईस्ट की कहें किसी और का। नो, स्टेट्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो सके। अदरवाइज तो बहुत ही केओस हो जाएगा। पंजाब कह देगा जी हमें नहीं आपके साथ करना रहना, नॉर्थ ईस्ट वाले अपना कह देंगे, तो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो किसी के पास राइट ही नहीं है किसी स्टेट के पास। फिर द यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि स्ट्रॉन्गर देन इंडिविजुअल स्टेट्स। ये हम आगे भी देखेंगे कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलरली इस मामले में कि इंडिया को कैसे डिफाइन करना है, इंडिया की स्टेट्स कैसे चेंज करनी है। बाय कॉलिंग इट अ यूनियन, द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर that all regions are part of one indivisible nation। इस नेशन को तोड़ा नहीं जा सकता। अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं और को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये सारी पावर्स हैं। तो दोबारा से देखते हैं एक बार आर्टिकल 1, इसमें क्या क्या बात होती है। इसमें बात होती है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन की। पहला पॉइंट क्या कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स और टेरिटरीज कहाँ डिफाइन है? हमारे स्केड्यूल्स में डिफाइंड है, फर्स्ट स्केड्यूल। फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स भी आएंगी, यूनियन टेरिटरीज भी आएंगी और अदर टेरिटरीज भी आएंगी जो कि हम एक्वायर कर सकते हैं बाद में। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन के। स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो अलग हो जाए। स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड और सेपरेट के अलग हो जाए। ठीक है, इस मामले हमारा इंडिविजिबल नेशन है और ये सारे के सारी जो स्टेट्स और यूनिटीज हैं वो पार्ट ऑफ अवर इंडिविजिबल नेशन, कि इसको हम तोड़ नहीं सकते, अलग अलग वो नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 2 पे। आर्टिकल नंबर 2 पे, आर्टिकल नंबर 2 देखिए क्या कहता है। इसमें बात होती है किसकी? एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। क्या कहता है ये कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स on such terms and conditions as it thinks fit। तो यहां से क्या पता चल रहा है? पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई ना, स्टेट्स में तो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, तो पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। देखो ठीक है, कि पार्लियामेंट लॉ बना के मे बाय लॉ एडमिट कर सकता है यूनियन में कोई नहीं, कोई और स्टेट, स्टैब्लिश भी कर सकता है कोई न्यू स्टेट। ठीक है, और उन टर्म्स एंड कंडीशन पे जो उसको ठीक लगते हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया के पास उसने पावर रखी है कि वो ग्रो कर सकता है, रीऑर्गेनाइज कर सकता है अपने आप को पीसफुली। फॉर इंस्टेंस सिक्किम जो था, सिक्किम जो था वो पार्ट ऑफ इंडिया कब बना? 1975 में, आफ्टर पब्लिक वोट एंड पार्लियामेंट अप्रूवल। उससे पहले वो एक एसोसिएट स्टेट बना था उससे पहले वो। ठीक है, इंडिपेंडेंस के समय बहुत सारी स्टेट, जैसे हम इंडिपेंडेंस हुए थे उसके बाद इवन कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद भी बहुत सारी स्टेट्स जो थी वो हमारा पार्ट नहीं थी, धीरे धीरे जुड़ती गई। जैसे कि गोवा भी जो कि एक पोर्चुगीज कॉलोनी थी, ठीक है, वो भी 1961 में बनी थी। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी आप देखेंगे कि मतलब अगर आप एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देखेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स इतनी नहीं थी, बाद में हुई है ज्यादा। तो दोबारा से देखते हैं एक बार हम दोबारा से देखते हैं आर्टिकल 2। सिंपल सा आर्टिकल है, क्या कहता है? कहता है कि पार्लियामेंट, ये पावर देखिए पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। सिंपल सा आर्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है वो देखते हैं। आर्टिकल नंबर 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स।
न्यू स्टेट को फॉर्म करना या फिर उन्हीं के एरिया को ऑल्टर कर देना, उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर देना या उनके नेम्स को चेंज कर देना। व्हाट इट सेज, पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ क्या कर सकता है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट or by uniting two or more states or part of states or by uniting any union territory to a part of any state। यानी कि न्यू स्टेट बना सकता है कैसे, किसी स्टेट से, कोई एक स्टेट है, ठीक है, ये एक स्टेट है मान लो, इसमें से इतना एरिया निकाल के ये एक नई स्टेट बना दी, ठीक है, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, ये हो गया, यानी कि सेपरेट कर दी टेरिटरी किसी एक स्टेट से, ये बात मैंने अभी आपको बताई। फिर क्या कहते हैं, और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, दो स्टेट्स हैं मान लो, एक ये स्टेट है और एक साथ में उसकी ये स्टेट है, इन दोनों को जोड़ दिया और एक स्टेट बना दी, बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स, और बाय यूनाइटिंग एनी यूनियन टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, और मान लो ये एक स्टेट है और ये एक छोटी सी इसके पास एक यूनियन टेरिटरी है, इन दोनों को मिला के एक स्टेट बना दी पूरी की पूरी को, ठीक है। तो मतलब अब बेसिकली है क्या कि कुछ भी वो चेंजेस कर सकता है, कौन, पार्लियामेंट, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं, कहते हैं इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। ऑब्वियसली अगर कुछ भी ऐसे चेंज करेंगे, मान लो कि ये दो स्टेट थी, एक ये थी और एक ये थी, ठीक है, इन्होंने इसमें ये वाली बाउंड्री चेंज कर दी और उन्होंने एक नई बाउंड्री बना दी से ये वाली बाउंड्री, कि अब ये एक स्टेट हो गई, ये एक स्टेट होगी, तो एक का इंक्रीज हो गया, एक का डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश यानी कि डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्रीज, ऑब्वियसली जब कुछ भी ऐसा चेंज होगा तो उनकी बाउंड्रीज भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, ये दो बार आ गया है, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। लेकिन एक कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो ये है, प्रोवाइडेड दैट नो बिल for the purpose shall be introduced in either house of parliament except on the recommendation of the president and unless where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries or name of any of the states, the bill has been referred by the president to the legislature of the state for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference। सिंपल भाषा में क्या है कि अगर कोई भी ऐसा कुछ चेंज का प्रावधान गवर्नमेंट सोच रही है करने का, तो ऐसा बिल, क्योंकि हमें पता है कोई भी, उन्होंने लिखा ना पार्लियामेंट में बाय लॉ, क्या लिखा है यहाँ पे, इन्होंने लिखा है पार्लियामेंट में बाय लॉ, बाय लॉ। फिर आपको ये पता है लॉ कैसे बनता है, लॉ तो तब बनेगा, लॉ तो तब बनेगा जब पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस उसको पास कर देंगे, बोथ जो हैं यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों उसको पास कर देंगे और फिर प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देंगे, असेंट दे देंगे उसे, तभी वो बिल जो है वो लॉ बनता है। इंट्रोड्यूस जो होता है, जो जो हम चाहते हैं करना, उसको जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको बिल कहते हैं। जब बिल जो है, जो हम लाना चाहते हैं उसको हम बिल कहते हैं, जब वो इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, भी कॉल इट बिल, हम आगे सब ये पढ़ेंगे डिटेल में, बिल कहते हैं। जब वो बिल दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा पास कर देते हैं और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, सेंड दे देते हैं अपना, तब वो जाके क्या बनता है, लॉ बनता है। तो हमने क्लियरली यहाँ पे क्या देखा कि ये पार्लियामेंट बाय लॉ ही कर सकता है, मे बाय लॉ, तो लॉ बनाना है तो यानी कि पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होना है। लेकिन उन्हें यहाँ पे कैच लगा दिया, क्या, ये कि एक तो ऐसा कोई भी बिल जिसमें हम कुछ भी कह रहे हैं इस पर्पस के लिए किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस करें चाहे राज्यसभा में, वो तभी होगा जब वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होगी, ठीक है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होगी तभी ऐसा बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। और एक और बात है, अगर जहां पे कोई स्टेट इफेक्ट हो रही है, एक या एक से ज्यादा स्टेट इफेक्ट हो रही है, किस टर्म्स में, उनका एरिया चेंज हो रहा है, उनकी बाउंड्री चेंज हो रही है, उनका नाम चेंज हो रहा है, तो ये ड्यूटी है कि वो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेचर को रेफर करें, उस पे उनके क्या व्यूज हैं ये जानने के लिए, कि भाई हम आपकी स्टेट को, तो हम आपकी स्टेट में से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के दूसरी स्टेट में जोड़ना चाह रहे हैं, या हम आपकी स्टेट को दो पार्ट्स में बांटना चाह रहे हैं, जो भी है, ठीक है, या हम आपकी स्टेट को और साथ वाली यूनियन टेरिटरी है उसको हम, जो साथ वाली यूनियन टेरिटरी है वो उसको हम आपकी स्टेट में जोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे में उस जो, क्योंकि वो स्टेट अफेक्ट हो रही है, तो उस स्टेट लेजिस्लेचर का व्यूज जानने होते हैं। ये अलग बात है कि वो व्यूज बाइंडिंग नहीं होते, अगर वो कह भी नहीं कि नहीं नहीं हमें तो नहीं ऐसा चाहिए, बट इट डज नॉट मीन कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकता, इसमें पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है इस चीज में, ठीक है।
तो क्या कहते हैं आगे, कहते हैं take the opinion of the concerned state legislature, but this opinion is not binding. Parliament can act even if the state disagrees. क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे इस वाले पार्ट में, क्योंकि हम चाहते हैं यूनिटी मेंटेन्ड रहे इंडिया की, और इंडिया के क्या रीजनल डिमांड्स हैं, क्या अलग अलग देश में क्या हो रहा है, क्या हमें देखना है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्ट कर सकती है, लॉ बना सकती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इसका क्या है, तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से, उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से, नेम चेंज भी कई सारे हैं, उड़ीसा का उड़ीसा हुआ है, मेड्रास का तमिलनाडु हुआ है, ये सब भी नेम चेंज हमने देखा है ना। केस वाले आर्टिकल में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, कि नेम चेंज ऊपर वाले इसमें था, ठीक है। तो ये बहुत सारे हमने किए हैं, इवन झारखंड, ठीक है, जैसे हमने यहाँ उत्तराखंड पढ़ा, तेलंगाना पढ़ा, झारखंड बना था, छत्तीसगढ़ बना था। तो ये सब क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने जो है वो लॉ विद द हेल्प ऑफ अ लॉ क्या किया है, उसको नया स्टेट बना दिया था, उत्तराखंड को, झारखंड को। अब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 4। अब इसमें देखिए खास बात क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। कहते हैं लॉज अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, जो ऊपर वाले दोनों लॉज पढ़े थे हमने, 1 में तो सिर्फ डिफाइन किया था इंडिया है क्या क्या, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया में क्या क्या आएगा, इंडिया में स्टेट्स आएंगे, इंडिया में यूनियन टेरिटरीज आएंगे, और इंडिया में वो आएगा जो फ्यूचर में भी एक्वायर कर सकते हैं। 2 में और 3 में अब कहते हैं जो लॉज अंडर 2 एंड 3 है, वो प्रोवाइड करते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल्स को अमेंड किया जा सके, और ऐसे जो लॉज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं माना जाएगा। बड़ी सिंपल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। पहली बात कहते हैं आर्टिकल 2 और 3 में जो भी लॉज बनेंगे पार्लियामेंट बनाएगा। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो लॉ बनेंगे वो पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है। मान लो पार्लियामेंट ने 2 स्टेट्स को तोड़ के, ठीक है, एक स्टेट को तोड़ के 2 स्टेट्स बना दी। फॉर इंस्टेंस अब मान लो झारखंड, बिहार को तोड़ के, बिहार को थोड़ा सा पार्ट निकाल के उन्होंने झारखंड, और बिहार तो है ही, ठीक है, बिहार का छोटा हो गया, ठीक है, उसमें से झारखंड निकाल दिया। तो कहते हैं कि अब इसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा था कि फर्स्ट शेड्यूल में, शेड्यूल 1 में किसकी लिस्ट दी हुई थी, स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज की। तो ऑब्वियस सी बात है अब ये झारखंड है, इसका नाम कहाँ जाएगा, अगर ये नई स्टेट बनी है झारखंड तो इसका नाम कहीं जाएगा ना। तो वो यानी कि शेड्यूल 1 को हमें चेंज करना पड़ेगा, इसकी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में हम कोई नई स्टेट जोड़ते हैं, ठीक है, या 2 स्टेट्स को मर्ज कर देते हैं, अगर मान लो, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ए और बी एक अलग अलग स्टेट है, और इनको मिला के हमने मान लो कोई ए डैश करके, ठीक है, या फिर कोई नया नाम दे देते हैं, हमने मान लो स्टेट क्यू दे दी एक नाम, मान लो। अब और अभी शेड्यूल 1 में ए और बी का नाम है, क्यू का नाम नहीं है, तो हमें ए और बी को अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी अब शेड्यूल ए में से हटाने पड़ेंगे, और हमें इन दो की जगह एक ही स्टेट अब बन गई तो क्यू का नाम ऐड करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई नई स्टेट बनाते हैं, तो जोड़ देते हैं, यूनियन टेरिटरी में चेंज कर देते हैं, तो जो भी है तो वो लिस्ट चेंज हो जाएगी। जब लिस्ट चेंज हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमें शेड्यूल 1 को भी, जैसे ही यहाँ पे कुछ चेंज होगा 2 और 3 में कोई लॉ बनेगा, तो शेड्यूल 1 को भी अमेंड करना पड़ेगा। वो कहते हैं शेड्यूल 4 को भी अमेंड करना पड़ेगा। शेड्यूल 4 में ऐसा क्या है, शेड्यूल 4 में क्या है, जो हमारे आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हल्का सा जान लीजिए। जो सीट्स होती हैं हमारी, जो सीट्स होती हैं पार्लियामेंट के हिसाब से भी, पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए भी, और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस के लिए भी वो डिफाइंड होती हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि पार्लियामेंट के, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के, तो आप सुनते होंगे कि यूपी में बहुत सीट्स हैं, क्योंकि यूपी में एक्चुअली में लोकसभा की ज्यादा सीट्स है, किसी किसी स्टेट्स में बहुत कम है। इसी तरह से अगर 2 स्टेट हैं, ठीक है, एक स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, अगर स्टेट लेजिस्लेचर के हम इलेक्शंस की बात करें, मान लो ये एक बड़ी सी स्टेट है और इसमें स्टेट इलेक्शंस के लिए 10 सीटें यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, लेकिन अगर इस स्टेट को मैंने टुकड़ों में बांट दिया 2, तो अब ये 10 सीटों को भी तो बांटना पड़ेगा ना, ठीक है। मान लो इसमें यहाँ पे हमने 7 दे दी, और यहाँ पे 3 दे दी, या यहाँ पे 6 दे दी, यहाँ पे 4 दे दी, तो वो भी तो चेंजेस करने पड़ेंगे।
इसीलिए क्योंकि फोर्थ शेड्यूल में इन सीट्स की ही बात होती है। बस अभी आप इतना सा ही जान लीजिए, बाकी हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो पूरा डिटेल में करेंगे। तो इन सीट्स की जब बात होती है तो इसीलिए हमें शेड्यूल 4 को भी अमेंड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। आर्टिकल 2 और 3 में कोई हम लॉ बनाएंगे तो इसकी वजह से फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में भी चेंजेस आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए कि कौन कौन से शेड्यूल में चेंजेस आएंगे अगर हम कोई आर्टिकल कोई लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं अंडर आर्टिकल 2 और 3। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बात क्या है? वो ये है कि ये जो लॉ बनेंगे, ये जो लॉ बनेंगे अंडर आर्टिकल 2 और 3, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काउंट नहीं होंगे। ठीक है, एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, does not require a constitutional amendment under article 368. it can be passed like an ordinary law. ठीक, अब देखिए आर्टिकल 368 है, अभी तो हम आर्टिकल 1 to 4 कर रहे हैं, अभी हम आर्टिकल 1 to 4 कर रहे हैं, हम धीरे धीरे आर्टिकल 368 पे भी पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन अभी उसमें पहुंचने में टाइम है, तो मैं मोटा मोटा बता रही हूँ आपको कि 368 में है क्या। 368 में बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाम से पता चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ चेंज कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबल है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज रोज ही हम चेंज करने बैठ जाएं, इतनी भी फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बहुत सोच के आर्टिकल 368 जिसमें उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब अमेंड करेंगे तो वो इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा कि पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा बैठे, उन्होंने सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, अगर जितने लोग प्रेजेंट हैं उसका 50% प्लस 1। ठीक है, अगर आपकी क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं तो और किसी डिसीजन पे आपको किसी पर्टिकुलर एक प्रपोजल पे डिसीजन लेना है, 20 बच्चे हैं तो 10 + 1 11 लोगों ने अगर जिसके फेवर में किया वो वाला हो गया है, वो वाली चीज मानी जाएगी। तो वो सिंपल मेजोरिटी होती है। बट आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा नहीं है। इसमें एक तो स्पेशल मेजोरिटी की बात होगी जो कि हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, प्लस इसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स का बहुत बड़ा रोल है। इसमें स्टेट्स के पास भी पावर है, क्योंकि स्टेट्स के पास भी तो पावर होनी चाहिए ना, तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी पावर है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं होता कंपेयर टू एन ऑर्डिनरी लॉ। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को पता था कि ये जो डिसीजन है कि स्टेट को पूरे के पूरे इंडिया को किस तरह से रखा जाए, कब तोड़ना है, कब दो स्टेट्स को जोड़ना है, कब लग रहा है कि एक स्टेट बहुत बड़ी हो गई है और उसमें बहुत सारे रीजनल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं उनकी बाउंड्रीज। तो ये सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले उसमें ना डाल के सिंपल लॉ में ही रखना बेटर है, ताकि जो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उस बात को हम इजिली इंप्लीमेंट कर पाए, ताकि इंडिया जो है इजिली डिवाइड नहीं हो सकता। इंडिया जो है हमें पता है इंडिविजिबल है। उस चीज को रखते हुए बहुत सोच समझ के बहुत डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड हुआ ये एक ऑर्डिनरी लॉ के तहत ही पास हो जाएगा, और इसमें स्टेट लेजिस्लेचर से बस जिस स्टेट्स को अफेक्ट हो रही है उनसे व्यूज लिए जाएंगे उन लेजिस्लेचर से, और लेकिन वो व्यूज बाइंडिंग नहीं होंगे, क्योंकि ये जो भारत की जो यूनिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना है ना, डिफेंस यूनिटी इंटीग्रिटी, तो इसीलिए यहाँ पे पार्लियामेंट को ज्यादा पावर दी गई है। और ये जो है ये सिंपल लॉ के सिंपल ऑर्डिनरी लॉ की तरह सिंपल मेजोरिटी से इन एक्ट्स को इन लॉज को हम बना सकते हैं। कौन बना सकता है? पार्लियामेंट। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हमारे 4 आर्टिकल हो गए। कौन कौन सा? पहला आर्टिकल में क्या था? डेफिनेशन थी, नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या था? नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स एंड यूटीज कहाँ डिफाइन होंगी? फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन होंगी। टेरिटरी में स्टेट्स आ जाएंगी, यूनियन टेरिटरीज आ जाएंगी, और अदर टेरिटरीज भी आ जाएंगी जो कि एक्वायर की जाएंगी। क्यों बताया था ये? मैंने आपको बता दिया था, यूनियन ऑफ स्टेट्स हमने इंटेंशनली चूज किया, ना कि फेडरेशन, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि अलग हो जाए, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली फिर क्या हो गया? स्टेट्स में नेम और नेम और टेरिटरी आ गया कि इंडिया में है क्या क्या, ये आ गया। फिर बात करते हैं आर्टिकल 2 की, जिसमें उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। तो पार्लियामेंट के पास ही
सारी पावर है इस मामले में, जैसे कि सिक्किम और जैसे कि गोवा, हमने बाद में इसको अपनी कंट्री में मिलाया था। फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। चाहे इंक्रीज कर दो एरिया, चाहे डिक्रीज कर दो, चाहे ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स कर दो, ठीक है। कोई दो को जोड़ दो, किसी का एक टुकड़ा निकाल के दूसरे में जोड़ दो, किसी यूटी को किसी स्टेट में मिला दो, इस तरह से आर्टिकल 3 है। लेकिन इसमें यही था कि ऐसा जो भी लॉ होगा, जो ऐसा जो भी बिल होगा, वो कौन इंट्रोड्यूस करेगा, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट पे इंट्रोड्यूस होगा ये, और जो स्टेट्स अफेक्ट हो रही हैं उनके स्टेट लेजिस्लेचर से भी व्यूज लिए जाएंगे। फिर आर्टिकल 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एक तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं गिने जाएंगे, ठीक है, वो सिंपल ऑर्डिनरी लॉ से लॉ ही माने जाएंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होंगे। और वो दो स्केड्यूल्स को चेंज करेंगे, एक तो फर्स्ट स्केड्यूल को और एक फोर्थ स्केड्यूल को। फर्स्ट क्योंकि उसमें तो लिस्ट ही है स्टेट्स की, और फोर्थ जिसमें की सीट्स, जो पार्लियामेंट की और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स की जो सीट्स होती हैं, फिर उनमें भी चेंज होगा इस वजह से। आज ये पार्ट 1 हमारा खत्म हो गया, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 शुरू करेंगे। ओके, टेक केयर। एंड अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और आपको लगता है किसी की हेल्प हो जाएगी, तो प्लीज इसको जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।